नमस्कार मित्रों, मैं हूं अशोक वर्मा। भरोसे का नाम ही है टीवी 20 न्यूज, जो रोज उपलब्ध कराता है ताजा तरीन खबरें। देश और प्रदेश की तमाम अहम खबरों के साथ आइए नजर डालते हैं इस खबर पर। लोगों का शोषण अस्पताल और डॉक्टर कैसे करते हैं, ये कोरोना काल में सबको मालूम हो गया है। जो भी सरकारी अस्पताल गया वह वहाँ की हकीकत देख लिया, और जो प्राइवेट अस्पताल में गए उन्हें भी हकीकत मालूम हो गई। क्योंकि कोविड के नाम पर अधिकांशतः अस्पतालों ने लोगों को जमकर लूटा। जो भी भर्ती हुआ वह जान बचाने के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया। कहते हैं कि मरता क्या नहीं करता। एक छोटी सी बात बताऊं, कोविड जांच का 900 रुपये सरकार ने फिक्स किया है, फिर भी खुलेआम 2000 रुपये जांच का लिया गया, जबकि कोविड की दवा अब तक आई ही नहीं। तब लाखों रुपए लोगों के खर्च हो रहे हैं, यह बड़ा सवाल है। अब मैं एक डॉक्टर द्वारा लिखी हुई बातें आपको बताने जा रहा हूं, जो उनके शब्दों में सुनिए। मैं एक डॉक्टर हूं और इसलिए सभी ईमानदार डॉक्टर से क्षमा सहित प्रार्थना करता हूं। हार्ट अटैक हो गया, डॉक्टर कहता है स्ट्रेप्टोकाइनेज इंजेक्शन लेके आओ, 9000 रुपये का। इंजेक्शन की असली कीमत 700 से 900 रुपये के बीच है, पर उसमें MRP 9000 का है। आप क्या करेंगे? टाइफाइड हो गया, डॉक्टर ने लिख दिया कुल 14 मोनोसेप लगेंगे, होलसेल दाम 25 रुपये है। अस्पताल का केमिस्ट आपको 53 रुपये में देता है। आप क्या करेंगे? किडनी फेल हो गई है, हर तीसरे दिन डायलिसिस होता है। डायलिसिस के बाद एक इंजेक्शन लगता है, MRP शायद 1800 है। आप सोचते होंगे कि बाजार से होलसेल मार्केट में ले लेता हूँ। पूरा हिंदुस्तान आप खोज मारते हैं, कहीं नहीं मिलता। क्यों? कंपनी सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर को सप्लाई देती है। इंजेक्शन की असली कीमत 500 है, पर डॉक्टर अपने अस्पताल में MRP पे यानी 1800 में देता है। आप क्या करेंगे? इन्फेक्शन हो गया है, डॉक्टर ने जो एंटीबायोटिक लिखी वो 540 रुपये का एक पत्ता है। वही साल्ट किसी दूसरी कंपनी का 150 का है, और जेनरिक 45 रुपये का, पर केमिस्ट आपको मना कर देता है, नहीं जेनरिक हम रखते ही नहीं, दूसरी कंपनी ही की देंगे नहीं, वही देंगे जो डॉक्टर साहब ने लिखी है, यानी 540 वाली। आप क्या करेंगे? बाजार में अल्ट्रासाउंड टेस्ट 750 रुपये में होता है, चैरिटेबल डिस्पेंसरी 240 रुपये में करती है। 750 में डॉक्टर का कमीशन 300 रुपया है। MRI में डॉक्टर का कमीशन 2000 से 3000 के बीच है। डॉक्टर और अस्पतालों की लूट, ये नंगा नाच बेधड़क बेखौफ देश में चल रहा है। फार्मास्यूटिकल कंपनियों की लॉबी इतनी मजबूत है कि उसने देश को सीधे सीधे बंधक बना रखा है। डॉक्टर्स और दवा कंपनियां मिली हुई है, दोनों मिलकर सरकार को ब्लैकमेल करते हैं। अब हम आपको मीडिया के बारे में बताने जा रहे हैं, जो इस डॉक्टर ने आजकल मीडिया द्वारा प्रसारण की जा रही खबरों की हकीकत बताया है। ये सबसे बड़ा प्रश्न है। मीडिया दिन रात क्या दिखाता है? गड्ढे में गिरा प्रिंस, बिना ड्राइवर की कार, राखी सावंत, बिग बॉस, सास बहू और साजिश, सावधान, क्राइम रिपोर्ट, क्रिकेटर की गर्लफ्रेंड, ये सब दिखाता है। किंतु डॉक्टर, हॉस्पिटल्स और फार्मास्यूटिकल कंपनियों की ये खुली लूट क्यों नहीं दिखाता? मीडिया नहीं दिखाएगा तो कौन दिखाएगा? मेडिकल लॉबी की दादागिरी कैसे रुकेगी? इस लॉबी ने सरकार को लाचार कर रखा है। मीडिया क्यों चुप है? 20 रुपये मांगने पर ऑटो रिक्शा वाले को तो आप कॉलर पकड़ के मारेंगे। डॉक्टर साहब क्या करेंगे? उन्नाव जिले के बांगरमऊ नगर में नगर के मोहल्ला भटपुरी में घर के बाहर सब्जी बेच रहे किशोर को लॉकडाउन के उल्लंघन में चौकी पुलिस सिपाही ने पकड़ लिया। सिपाही उसे डंडे से पीटते हुए थाने ले गया, जिससे किशोर की मौत हो गई। किशोर की मौत से आक्रोशित परिजनों एवं नागरिकों ने लखनऊ मार्ग चौराहे पर सड़क कर जाम लगा दिया। स्थानीय प्रशासन ने घटना में कुल 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है, जिसमें 2 आरक्षी, 1 होमगार्ड शामिल है। आपको बता दें कि नगर के मोहल्ला भटपुरी निवासी इस्लाम का 17 वर्षीय पुत्र फैसल घर के बाहर सब्जी बेचकर परिवार का भरण पोषण कर रहा था। आज दोपहर नगर पुलिस चौकी का एक सिपाही और होमगार्ड मौके पर जा धमके और लॉकडाउन के उल्लंघन का आरोप लगाकर सब्जी बेच रहे फैसल को डंडे से पीटने लगे। मामला ये शांत नहीं हुआ। सिपाही और होमगार्ड फैसले की पिटाई करते हुए लखनऊ चौराहे ले गए, यहाँ उसे जीप में डाल दिया और पिटाई करते हुए कोतवाली ले गए। आक्रोशित नागरिकों ने लखनऊ मार्ग चौराहे पर सौ रखकर जाम कर दिया। नागरिक आरोपित सिपाही के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने, पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा और घर में एक सदस्य को नौकरी देने जाने की मांग की है। घटना की सूचना के करीब 3 घंटे बाद अपर पुलिस अधीक्षक शशि शेखर मौके पर पहुंच गए और आंदोलित नागरिकों को समझाने बुझाने का प्रयास किया। घटना की सूचना पर सपा जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र यादव कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर पहुंच गए। सपा जिला अध्यक्ष ने पुलिस की बर्बरता की निंदा करते हुए कहा कि योगी पुलिस का यह पहला कारनामा नहीं है। लॉकडाउन में आम जनता को राहत पहुंचाने की बजाय योगी पुलिस गुंडई पर उतारू है। आजमगढ़ के गोपालपुर विधानसभा के सपा विधायक ने बताया है कि पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं चरमरा गई है, जनता बेहाल है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के अलावा जनपद स्तर की व्यवस्था भी तहस नहस हो गई है, जनता के सुध लेने वाला कोई नहीं है। इसी कड़ी में आज अपने विधानसभा क्षेत्र गोपालपुर के विलरियागंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया, जहाँ पाया गया कि सामान्य दवाओं, रेबिन, इंजेक्शन और OPD की सुविधा का अभाव है। CHC में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर भारी बद इंतजामी है।
इसमें मरीजों को इलाज हेतु भटकना पड़ रहा है। इस भीषण बीमारी में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर सरकार की ऐसी असंवेदनशीलता जनता के लिए बड़ी समस्या है। हमारी सरकार से मांग है कि व्यवस्था को सुधारने हेतु फौरन कदम उठाया जाए। आजमगढ़ के गंभीरपुर थाना क्षेत्र के भवतर गांव में अपने घर के सामने खेत में जानवर चरा रहे लोगों को मना करना एक परिवार को भारी पड़ गया। मिली जानकारी के अनुसार दिनांक 21 दिन शुक्रवार सायंकाल राजेंद्र पुत्र महादेव का अपने घर के सामने खेत है जिसमें मक्के की खेती की गई है। दलित समाज के कई लोग उन्हें अपनी गाय चरा रहे थे उसमें, जिस पर घर की बुजुर्ग महिला सुराती पत्नी राजेंद्र ने खेत से जानवरों को निकालने के लिए कहा। इस पर प्रदीप ने महिला को धक्का देते हुए लाठी से पीट दिया। स्थल पर परिवार के लोग आए, उन्हें भी लाठी से मारा गया। परिवार के लोग घर से ले गए। इसी बीच प्रदीप ने दर्जनों की संख्या में लोगों को इकट्ठा कर लाठी डंडे से धारदार हथियार से पूरे परिवार पर हमला कर दिया, जिसमें कई लोगों के घायल होने की सूचना है। मौके पर पहुंची पुलिस ने तत्काल इलाज के लिए थाने पर पहुंचने को कहा। पीड़ित भीमा ने प्रदीप समेत आधा दर्जन लोगों के खिलाफ गंभीरपुर थाने में तहरीर दे दी है। दलित समाज के लोग गाय जबरदस्ती खेत में हाँक करके चरा रहे थे और मना करने के बाद घर में से दौड़ा करके घसीट करके दरवाजे पर मारे पीटे 6-7 जन थे। और इसके बाद 112 नंबर हम लोग बुलाए, 112 नंबर आई और आने के बाद जो है देखे। इसके बाद हम लोगों को थाने भेजने के बाद हम लोगों को वहाँ से ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल पर भेज दिए और 3 जन को रेफर किए हैं डॉक्टर वहाँ से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। कौन कौन घायल है नाम बताइए। घायल हैं भीमा पुत्र महादेव और ये सुधीर कुमार पुत्र रमेश और सुराती पत्नी राजेंद्र और कुंवर बहादुर पुत्र राजेंद्र और उनका क्या नाम जितेंद्र पुत्र राजेंद्र और राजी पत्नी महादेव और आज लोग घायल हुए हैं। कोई कार्रवाई अभी नहीं हुई है? अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है और वो लोग वहाँ से मतलब ठीक से मारने पीटने के लिए धमकी दे रहे हैं। आकर के धारदार हथियार लेकर के कट्टा लेकर के घूम रहे हैं रोड पर। और हम लोग किस गांव के रहने वाले हैं? वो लोग थोड़ा जन जो है भौतर के हैं और थोड़ा सदोपट्टी के हैं गांव के। अपनी सुरक्षा को लेकर अजीज निवासी ककरहटा थाना कोतवाली निवासी माजिद पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा और एक प्रार्थना पत्र देकर के गांव के ही कुछ लोगों पर आरोप लगाया है कि हमें जान से मारने की धमकी दी जा रही है, क्योंकि वर्ष 2003 में मेरे पिता की हत्या कर दी गई थी। उस समय मैं बाहर था। मैं सिबली नेशनल कॉलेज में कार्यरत हूं। माजिद ने बताया कि गांव के ही फरहान पुत्र अजीम व अलीम पुत्र बदरुद्दीन द्वारा झूठे कथन के आधार पर गलत बयान करते हुए 21 मई 2021 को पुलिस अधीक्षक को एक प्रार्थना पत्र दिया, जो कि अजमल पुत्र एहरार के विरुद्ध दिया गया, जो बिल्कुल ही झूठे तथ्यों पर आधारित है। जबकि वास्तविकता यह है कि प्रार्थना पत्र देने वाला फरहान व अलीम का परिवार ही आपराधिक प्रवृत्ति का है। माजिद ने बताया कि 2004 में ही गांव में एक और हत्या हो गई थी, उसमें मुझे भी मुलजिम बनाया गया था, जिसके बाद में मुझे न्यायालय ने बरी कर दिया। माजिद ने पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाते हुए कहा कि उसे कॉलेज आते से आते समय उसकी हत्या की जा सकती है, क्योंकि जो विपक्षी है वह अपराधी प्रवृत्ति के हैं। आइए सुनाते हैं कि माजिद ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर क्या कुछ कहा है। क्या नाम है? माजिद, कहाँ के रहने वाले हैं? ककरहटा, थाना कोतवाली। अच्छा, ये आज कप्तान साहब के आए थे, क्या मामला? हम कप्तान साहब के यहाँ आए थे दरख्वास्त देने। दरख्वास्त दिए हैं। हमारे पिताजी की हत्या हुई थी 2003 में, 11/11/2003 को। तो उसमें जो रईस, रफ़ीक, अजीम वगैरह मुलजिम थे। उसके बाद जो है किसी, हम तो उस वक्त थे भी नहीं, और जो गवाह हमारे हैं उनको बाद में फंसा दिया गया था। एक अजीम के अज्ञात बदमाशों द्वारा हत्या कर दी गई थी 2004 में।
उसमें हमको भी मुलजिम बनाया गया था, क्योंकि हम थे नहीं उस वक्त, हम बाहर से आए थे अपने नौकरी के लिए। हमारे पिताजी कार्यरत थे सिविल कॉलेज में, हम आए थे अपना कि हम हो जाएं कार्यरत। हम अपना कागज़ का काम कर रहे थे, उसके बाद हत्या हो गई, हमको भी मुलजिम बना दिया गया। तो उसमें चार लोग मुलजिम हो गए, अजमल, मन्नान, महबूब, माजिद। तो 24 जुलाई 2006 को कोर्ट से हम लोग बाइज्जत बरी हो गए। उसके बाद से हम लोग को धमकी दी जा रही है डॉक्टर जुबैर द्वारा। डॉक्टर जुबैर के यहाँ एक फाउंडेशन चलता है, इस्माइलिया फाउंडेशन। उनके भाई इंग्लैंड में रहते हैं, वहाँ से पैसा आता है अलकायदा का। यहाँ देखते हैं उनका सगा भांजा शहजाद खालिसपुर, जो बटला हाउस इनकाउंटर में शामिल है, इस वक्त जेल में भी है। तो ये लोग अपना चलाते हैं, अलकायदा से पैसा आता है, पाकिस्तान से, कुवैत से, कतर से, ये लोग अपना करते हैं। बार बार धमकी देते हैं। हमको ये है कि हम यहाँ सिविल कॉलेज में कार्यरत हैं, हमारा रोज़ का आना जाना है ककराटा से आजमगढ़, हमको खतरा है। ये लोग हमको भी मार देंगे, हमको, हमारे पिताजी को मारे हैं और हमको भी मार देंगे जान से। तो क्या चाहते हैं आप? तो हम ये चाहते हैं कि हम एसपी साहब को दे दिए एप्लीकेशन और न्याय की गुहार लगाने के लिए, सुरक्षा की गुहार लगाने के लिए। जो दोषी हैं क्या चाहते हैं? उनके साथ कार्रवाई हो। अच्छा, ये लोग आतंकवाद के भी? बिल्कुल, उनका सगा भांजा आतंकवाद में है, शहजाद खालिसपुर। ये डॉक्टर जुबैर का सगा भांजा है। ये लोग फाउंडेशन भी चलाते हैं, इस्माइलिया फाउंडेशन। वहाँ से अलकायदा से पैसा आता है, पाकिस्तान है, कतर है, उनका भाई एक सकीब है लंदन से, वो भी भेजता रहता है। कहाँ इस्तेमाल होता है? आतंकवादियों में होता है, आता तो है वहाँ से। ये कहते हैं यहाँ की गरीबों के लिए आता, कभी किसी गरीब की मदद नहीं हुई, किसी की शादी ब्याह, किसी का घर द्वार कुछ नहीं बना। ये सब आतंकवादी को बढ़ाया दिया जा रहा है। कप्तान साहब से क्या चाहते हैं? वही जो है न्याय मिले, सुरक्षा मिले हमारी, उनके ऊपर कार्रवाई? बिल्कुल कार्रवाई हो, दोषियों को जो कार्रवाई हो। डॉक्टर जुबैर हैं, ये लोग हैं जो फाउंडेशन चलाते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हो, जांच हो। हकीकत है, अगर फाउंडेशन है तो उनके ऊपर। आजमगढ़ में प्राथमिक विद्यालय में भी शुक्रवार से ऑनलाइन पढ़ाई शुरू होगी। शासन ने 20 मई तक ऑनलाइन पढ़ाई स्थगित की थी, अब इसे फिर से शुरू करने की अनुमति दी गई है। हालांकि प्राथमिक विद्यालय 30 जून तक बंद रहेंगे। शिक्षक और शिक्षा मित्र घर से ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे। बढ़ते कोरोना के संक्रमण को देखकर शासन ने 20 मई तक सभी परिषदीय मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एवं दूसरे बोर्ड के स्कूलों को बंद करने के साथ ऑनलाइन शिक्षण कार्य स्थगित करने का आदेश जारी किया था। अब शासन के निर्देश पर 21 मई से ऑनलाइन कक्षाएं शुरू हो गई। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अमरीश कुमार ने बताया कि कक्षा 1 से 8 तक के मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालय व अन्य बोर्ड के सभी विद्यालयों में ऑनलाइन पठन पाठन की अनुमति दी जाती है। परिषद के अधीन 8वीं तक के विद्यालयों में पठन पाठन ई पाठशाला के माध्यम से संचालित होगा। इस बीच बच्चों को कोविड-19 के गाइडलाइन को भी बताया जाएगा ताकि बच्चे कोरोना संक्रमण के प्रति जागरूक हो सकें। आपको बता दें कि शैक्षिक सत्र जुलाई से जून करने की मांग उठी है। माध्यमिक शिक्षा संघ पांडे गुट की बैठक संगठन के जिला कार्यालय मुकरीगंज में हुई। बैठक की अध्यक्षता कर रहे अबरर मोहम्मद ने कहा कि कोरोना संक्रमण के कारण विद्यालय काफ़ी दिनों से बंद चल रहे हैं, इसमें छात्रों की पढ़ाई का काफ़ी नुकसान हुआ है। तो खबर आजमगढ़ से है, जहाँ कोरोना संक्रमण के कारण 30 जून तक स्कूल बंद रहेंगे। परिषदीय विद्यालय में ई पाठशाला के संचालन की अनुमति दी गई है। 20 मई तक छात्रों की ऑनलाइन पढ़ाई भी स्थगित हो गई थी। जिलाधिकारी के निर्देश के क्रम में जिला पंचायत राज अधिकारी लालजी दुबे द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना कर्फ्यू के दौरान कोरोना संक्रमण से बचाव के दृष्टिगत कोविड-19 नियंत्रण अभियान विशेष अभियान के अंतर्गत साफ सफाई एवं सैनिटाइजेशन कराया जा रहा है। इसी क्रम में आज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गद्दपुर, मलगांव, विकासखंड मिर्जापुर के ग्राम पंचायत न्याउज के ANM सेंटर एवं पंचायत भवन तथा आसपास की साफ सफाई एवं दवा का छिड़काव सफाई कर्मियों द्वारा किया गया। इसके साथ ही विकासखंड पलहने के 82 ग्राम के कंटेनमेंट जोन में चल रहे साफ सफाई तथा दवाओं के वितरण का निरीक्षण जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा किया गया। साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं आसपास की सफाई का निरीक्षण भी किया गया। शासन के निर्देशानुसार जिला पंचायत राज अधिकारी के निर्देश पर समस्त विकास खंडों के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का तथा आसपास के एरिया की साफ सफाई किया गया। यह कार्य शनिवार एवं रविवार को किया जाना है। आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत जनपद के विभिन्न थानों की पुलिस ने 22 मई 2021 की दोपहर तक 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। अगर बात करें विवरण की,
तो थाना तरवा की पुलिस ने एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, तो वही थाना जहानागंज ने भी एक नफर वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। तो वही थाना कप्तानगंज ने प्रेम प्रसंग में भीम की हत्या करने वाले 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बलिया पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर दुबहड़ पुलिस ने एक 12 घंटे के अंदर अपहरित बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया है। आपको बता दें कि थाना दुबहड़ बलिया अंतर्गत ग्राम रामपुर टिटिही में पप्पू पटेल पुत्र लल्लन पटेल की 1.5 वर्षीय पुत्री कुमारी अनन्या लगभग 3 बजे अपने घर के बाहर बारात में बज रहे डीजे के पास बच्चों के साथ खेल रही थी, जिसे वहीं छोड़कर अनन्या की माँ व दादी घर में चली गई थी। थोड़ी देर बाद बच्ची के पिता उसे लेने आए तो वहाँ नहीं मिली। काफ़ी तलाश किए, बच्ची के न मिलने पर उन्होंने इसकी सूचना थाना दुबहड़ 112 नंबर पर दिया। इसकी सूचना पाकर तत्काल पुलिस अधीक्षक बलिया, अपर पुलिस अधीक्षक क्षेत्राधिकारी नगर और मौके पर पहुंचे तथा अपहरित अनन्या की बरामदगी हेतु पुलिस टीमों का गठन कर तलाश हेतु भेजा गया। पुलिस टीमों द्वारा सघन तलाश व चेकिंग किया गया तथा चेकिंग के दौरान उक्त बच्ची हासनगर नई बस्ती थाना हल्दी में रंगलाल साहनी के यहाँ आई बारात के पास से बरामद हुई। उक्त बच्ची स्वस्थ है। प्रकरण की गंभीरता से जांच की जा रही है। इस घटना के संबंध में थाना दुबहड़ पर मुकदमा भी पंजीकृत किया गया है। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने कोरोना महामारी के दौरान नॉन कोविड अस्पतालों की व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त रखने एवं स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता एवं समयबद्धता को सुदृढ़ करने के दृष्टिगत शनिवार को मंडलीय जिला चिकित्सालय आजमगढ़ का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जहां एक्सरे रूम, सीटी स्कैन रूम, महिला वार्ड, जनरल वार्ड को देखा, वहीं कर्मचारियों की उपस्थिति का भी जायजा लिया। निरीक्षण में पाया गया कि कुल 9 LT 2 दिनों के अनुपस्थित चल रहे हैं। मंडलायुक्त ने इस स्थिति पर सख्त नाराजगी व्यक्त करते हुए अनुपस्थित सभी कर्मचारियों का अनुपस्थित तिथियों का वेतन रोकने हेतु निर्देशित किया। ज्ञातव्य हो कि कोविड-19 की महामारी के दौरान नॉन कोविड मरीजों को निर्बाध रूप से समुचित इलाज की सुविधा उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से मंडलीय जिला चिकित्सालय को नॉन कोविड अस्पताल घोषित किया गया है। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने सबसे पहले एक्सरे कक्ष का निरीक्षण किया, जहां उपस्थित टेक्नीशियन द्वारा अवगत कराया गया कि एक्सरे मशीन क्रियाशील है तथा प्रतिदिन 40 से 45 मरीजों के एक्सरे किए जाने हैं। कोविड-19 के दृष्टिगत चेस्ट एक्सरे संबंधित मरीजों के बारे में बताया गया कि प्रतिदिन ऐसे 12 से 14 मरीजों का एक्सरे होता है। मंडलायुक्त श्री पंत द्वारा सीटी स्कैन कक्ष का निरीक्षण किया गया। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में निरीक्षणोपरांत प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनूप कुमार सिंह ने अवगत कराया कि 21 व 22 मई को कुल 9 LT हरिनंदन राम, ओम प्रकाश यादव, AK शुक्ल, मनोज यादव, अमित यादव, अजय पांडे, जयशंकर चौहान, कन्हैयालाल तथा अविनाश श्रीवास्तव अनुपस्थित पाए गए। इन सभी का 2 दिन का वेतन अवरुद्ध कर दिया गया है।